हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम गांव में एक सोनार रहता था जिसका नाम था रमन। रमन केवल सोना बेचता था बल्कि सोने को गिरवी रखकर पैसे भी उधार देता था। उसी गांव में एक किसान भी रहता था। उसका नाम था सुरेश। सुरेश मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था। एक दिन सुरेश का दोस्त उससे कहता है, अरे भाई सुरेश, कब तक तुम यूं ही दूसरों की मजदूरी करते रहोगे? तुम कुछ अपना काम क्यों नहीं शुरू करते? शहर जाओ, वहाँ तुम इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। सुरेश ने जवाब दिया, भाई अपना काम करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। उसके दोस्त ने सुझाव दिया, सुरेश, तुम किसी से थोड़े पैसे उधार ले लो और उन पैसों से जमीन खरीदकर खेती करो। जब तुम्हारी फसल अच्छी हो जाए तो पैसे वापस कर देना। सुरेश को ये बात सही लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसे किससे उधार ले। इसलिए वो अपनी पत्नी की चूड़ियां लेकर दिनेश सुनार के पास जाता है और कहता है, सुनार जी, मेरा नाम सुरेश है। मैंने सुना है कि आप सोना गिरवी रखकर पैसे उधार लेते हैं। अपनी पत्नी की चूड़ियां लाया हूँ। अगर आप इन्हें रखकर मुझे कुछ पैसे दे दे तो मैं थोड़ी जमीन खरीदकर उस पर खेती कर सकूंगा। जब मेरी फसल अच्छी होगी तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। दिनेश ने कहा, तुमने सही सुना है। मैं महंगी चीजें गिरवी रखकर पैसे देता हूँ, लेकिन अगर कोई समय पर पैसे नहीं लौटाता तो मैं उस चीज को रख लेता हूँ। रमन ने सुरेश की पत्नी की चूड़ियां देखी और जांचने के बाद कहा, वैसे तो बिना किसी सिफारिश के मैं किसी को पैसे नहीं देता, लेकिन तुम ईमानदार आदमी लगते हो, इसीलिए मैं ये चूड़ियां गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। लेकिन याद रहे, अगर तुमने समय पर ब्याज सहित पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें ये चूड़ियां वापस नहीं करूंगा। सुरेश दिनेश की शर्त मान लेता है और उससे पैसे लेकर चला जाता है। फिर सुरेश उन पैसे से 2-2 बीघा जमीन खरीदता है और खेती शुरू करता है। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में अच्छी फसल आ जाती है और वो उस फसल को अच्छे दामों में बाजार में बेच देता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अब सुरेश के पास पर्याप्त पैसे होते हैं और वह अपनी पत्नी की चूड़ियां वापस लेने के लिए दिनेश के पास जाता है। कैसे हो सेठ जी, सब ठीक चल रहा है ना? सुरेश ने पूछा। दिनेश ने जवाब दिया, ऊपर वाले की दुआ है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तुम मेरे पैसे लौटाने आए हो। सुरेश ने कहा, जी हाँ सेठ जी, मैंने जो जमीन खरीदी थी उस पर अच्छी फसल हुई है और मैं आपके पैसे लौटाने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मोहन, रुको, मैं तुम्हारी पत्नी का हार ले आता हूँ। रमन सुनार ने जवाब दिया। रमन अंदर गया और हार लेकर बाहर आया। जब मोहन ने उस हार को ध्यान से देखा तो कुछ संदेह हुआ। मालिक, लगता है आपसे कोई गलती हुई है। ये हार नहीं है जो मैंने आपको गिरवी रखा था। रमन ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो सुरेश, तुम मुझे बेईमान समझते हो। मैं तुम्हें किसी और के गहने क्यों दूंगा? इतने सालों से मैं व्यापार कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है? सुबह से शाम तक 770 लोग मेरे पास अपना सामान गिरवी रखने आते हैं। अगर मैं किसी का सामान किसी और को दे दूं तो मेरा व्यापार 2 दिनों में बंद हो जाएगा। चुपचाप अपने गहने ले जा और जाओ, रमेश ने कठोरता से कहा। अब सुरेश गांव के प्रधान के पास जाने का फैसला करता है और सारी बात बताता है। प्रधान जी, मैं एक समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। मोहन ने कहा, क्या परेशानी है मोहन? प्रधान ने पूछा। मैंने अपनी पत्नी का हार
रमन सुनार के पास गिरवी रखा था और जब मैं उसे लेने गया तो उसने मुझे नकली हार दे दिया। मोहन सुरेश ने बताया। प्रधान ने तुरंत रमन को बुलाया और पूछा, रमन तुमने ये बेईमानी कब से शुरू कर दी? तुम्हारे पिता तो ऐसे नहीं थी। प्रधान जी आप जानते हैं ये हमारा पुराना व्यवसाय है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा कि किसी का असली सोना लेकर उसे नकली दे दूं? इस तरह तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। इस आदमी के अलावा किसी ने आज तक मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया है। रमेश ने जवाब दिया। सुरेश, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये हार असली था या नकली? वैसे तो मैं सोना देखकर ही गिरवी रखता हूँ, लेकिन मुझे सुरेश ने ईमानदार लगा, इसलिए मैंने हार की जांच नहीं की। रमन ने कही। प्रधान से कहा, मुझे दोनों की बातों से कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा किया जाए, इसीलिए तुम दोनों जा सकते हो। रमन ये सुनकर खुश हुआ जबकि वहां से चला गया। प्रधान ने कहा, मुझे लगता है कि रमन झूठ बोल रहा है, क्योंकि कोई सुनार नकली सोने को असली नहीं समझ सकता, और अगर उसने सुरेश को धोखा देना ही होता है तो वो ब्याज सहित कर्ज चुकाने क्यों आता? इसीलिए मुझे लगता है कि रमन ही धोखेबाज है। मोहन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, प्रधान जी आप सही कह रहे हैं। इस तरह उसने कई गरीबों को लूटा होगा। प्रधान ने कहा, हमें रमेश को रंगे हाथ पकड़ना होगा। तुम किसी तरह उसका संदूक यहाँ ले आओ जिसमें वह सोना रखता है। हम उसकी बेईमानी को साबित कर सकते हैं। मोहन ने कहा, कल मैं भेष बदलकर उस सोनार के पास जाऊंगा और उससे हार गिरवी रखने के लिए कहूंगा। अगर उसने मुझे नकली हार दिया तो मैं उसकी सारी चालाकी सामने आ जाएगी। रघु नाम का आदमी ऐसा ही करता है और अगले दिन हार लेकर सुनार के पास पहुंच जाता है। ये मैं सोने का हार लाया हूँ, गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दो, फिर इसे खरीद लो। रघु ने कहा। सुनार जिसका नाम रमन था वो हार हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ने लगा। उसे शक हुआ कि सामने वाला व्यक्ति कोई व्यापारी नहीं लगता बल्कि कोई चोर हो सकता है। उसने सोचा, मुझे इसकी कीमत कम लगानी चाहिए। रमन ने कहा, भैया इस हार की कीमत तो बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 1000 दे सकता हूँ। शेखर जी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं ये हार कभी नहीं बेचता। जब किसी को पैसे की सख्त जरूरत होती है तभी वो अपनी चीजें बेचता है। आप कम से कम 5000 तो दे दीजिए। फिर रघु ने आग्रह किया, तुम नया कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें इस हार के सिर्फ 1000 दे सकता हूँ। बेचना है तो बात करो वरना चलते बनो। रमन ने कहा। रघु ने निराश होकर कहा, ठीक है रमन जी, मैं ये हार बेचने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। रमन ने रघु को 1000 दे दिए और रघु वहां से चला गया। इसके बाद रमन के घर एक व्यक्ति जिसका नाम हरिचंद्र था और आया और उसने कहा, रमन जी, दरअसल बात यह है कि सरपंच जी के घर में उनकी पत्नी का हार चोरी हो गया है। हमें शक है कि उस चोर ने चोरी का माल आपको बेचा होगा। हम गांव के हर सुनार से पूछताछ कर रहे हैं, इसीलिए आपसे भी बात करने आए हैं। अगर आप सहयोग करेंगे तो हमारा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। रमन ने कहा, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और मैंने कभी चोरी का सामान नहीं खरीदा। मेरा यकीन करो, मैंने किसी से कोई हार नहीं खरीदा है। बात करते करते हरिश्चंद्र ने रमन का वह संदूक खोल दिया जिसमें वह सोने का सामान रखता था। संदूक में वही हार मिला। हरिश्चंद्र ने हार उठाकर कहा, अरे ये तो वही हार है जो सरपंच जी की पत्नी का
चोरी हुआ था, लेकिन तुमने कहा था कि तुम चोरी का माल नहीं खरीदते, तो ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। हरिश्चंद्र की बात सुनकर रमन घबरा गया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिश्चंद्र गुस्से में बोला, धोखेबाज, मक्कार, झूठे आदमी, ये संदूक उठाओ और सरपंच जी के पास चलो, वही तेरा फैसला होगा। हरिश्चंद्र ने संदूक रमन के सर पर रखकर उसे सरपंच के पास ले गया। सरपंच ने रमन से पूछा, बताओ ये हार तुम्हारे पास कैसे आया, और ये बताओ कि तुम व्यापार कैसे करते हो, किस किस के साथ तुमने ये धोखेबाजी की है। हरिश्चंद्र ने संदूक खोला और जैसे ही संदूक खुला वैसे ही मदन ने अपना पुश्तैनी गहना खोज लिया, जिस पर उसके दादाजी का नाम लिखा हुआ था। रमन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे इन गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरपंच ने गुस्से में कहा, तुमने जो किया है ये कोई साधारण अपराध नहीं है जिसके लिए तुम्हें माफ कर दूं, इसीलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस काम को कैसे अंजाम देते थे। रमन ने कहा, जो लोग मेरे पास गहने गिरवी रखने आते थे, मैं उन गहनों को गिरवी रखकर हूबहू वैसे ही नकली गहने बनवाकर उन्हें लौटा दिया करता था। जब लोगों को मेरे इस छल का पता चलता था तो वो मेरे पास आते थे, मैं उल्टा उन पर ही इल्जाम लगाकर उन्हें वहां से भगा देता था। ये हार चोरी का है मुझे मालूम था, लेकिन मैंने लालच में आकर उस आदमी से ये हार खरीद लिया। सरपंच जी, अब मैंने आपको अपनी सारी बात बता दी है, अब तो मुझे माफ कर दो। सरपंच ने कठोरता से कहा, तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी, वरना कल कोई और तुम्हारी जैसी हरकत करेगा, इसीलिए तुम्हें इस गांव से निकाला जाता है और कभी भी इस गांव में आने की कोशिश मत करना। इस तरह सरपंच गांव में बहुत से लोगों को न्याय दिलाता है और हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।